वेलकम टू लीगल वे वाईटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें इंटरनेशनल लॉ के बारे में बताया गया है कि इंटरनेशनल लॉ क्या होता है। इंटरनेशनल लॉ का दूसरा नाम है लॉ ऑफ नेशंस। इंटरनेशनल लॉ ऐसे सेट ऑफ रूल्स का नाम है और ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स का नाम है जो कि गवर्न करते हैं सॉवरन स्टेट्स के रिलेशन को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेशंस को और इंडिविजुअल्स के रिलेशंस को। इंटरनेशनल लॉ तीन चीज़ों से डील कर रहा है। एक सॉवरन स्टेट्स होगी, दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होगी और तीसरा इंडिविजुअल्स हो गए। मेनली इनमें से इंटरनेशनल लॉ जिससे डील करता है वो आपकी हैं सॉवरन स्टेट्स। इंटरनेशनल लॉ बताता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टेट्स हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ अपना रिलेशनशिप कैसे चलाना है। मेनली इंटरनेशनल लॉ का ये कंसर्न है। उसके बाद दूसरा सवाल जो इंटरनेशनल लॉ के बारे में अराइज़ होता है वो है कि इंटरनेशनल लॉ आया कहाँ से है। हमने ये तो देख लिया कि इंटरनेशनल लॉ है क्या। अब सवाल ये है कि इंटरनेशनल लॉ ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, कहाँ से आया है। तो इसके बारे में मुख्तलिफ जूरिस्ट जो हैं मुख्तलिफ ओपिनियंस रखते हैं। पूरी दुनिया का आप निज़ाम देखें उसमें जो ज़्यादातर मुल्क हैं उनका जो लॉ है वो कोडिफाइड है, मगर जो इंटरनेशनल लॉ है ये एक अनकोडिफाइड लॉ है, क्योंकि ये किसी भी एक जगह लिखा नहीं हुआ, ना इसका कोई कंप्लीट कोड है, ना इसका कोई कंप्लीट स्टैचू है। ये बेस करता है एक से ज़्यादा सोर्सेज पे। तो इसीलिए अब सवाल ये आता है कि वो सोर्सेज कौन से होंगे जिन पे इंटरनेशनल लॉ बेस कर रहा है। तो उसके जवाब में हम देखेंगे स्टैचू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। इसको हम इसीलिए देखेंगे, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में उसको ज़्यादातर एक्सेप्ट किया जाता है, ज़्यादातर फॉलो किया जाता है। इसी तरह जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई भी फैसला करती है तो वो स्टैचू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को सामने रखती है और उसकी बेस पे जो भी स्टेट्स के दरमियान डिस्प्यूट होता है उसको हल करती है। उसके बाद हमारे पास मीनिंग है। मीनिंग में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सोर्स का क्या मीनिंग होता है। सोर्स का मीनिंग होता है ओरिजिन और काज ऑफ समथिंग, यानी कि कोई चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है या किसी चीज़ के होने की क्या वजह है। ये है सोर्स का मतलब। दूसरा हम मीनिंग देख लेते हैं कि सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ का क्या मतलब हुआ। हमें सोर्स का मतलब तो पता चल गया, अब सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ का क्या मतलब होगा। सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के दो मतलब है। पहला मतलब origin from where the rule of international law came into existence, यानी कि एक ऐसा ओरिजिन जहाँ से इंटरनेशनल लॉ के जो रूल्स हैं वजूद में आए हैं। एक तो इसका ये मतलब है। दूसरा मतलब ऐसी फाउंडेशंस जहाँ से इंटरनेशनल लीगल रूल्स जो है अपनी पावर ड्राइव करते हैं, अपनी वैलिडिटी ड्राइव करते हैं। यानी कि एक ऐसा सोर्स जहाँ से इंटरनेशनल रूल्स जो है अपनी पावर लेते हैं, अपनी अथॉरिटी लेते हैं, जहाँ से उनको वैलिडिटी मिलती है, वो होता है आपका सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद हमारे पास है हेडिंग नंबर 3, जिसमें है सोर्सेज ऑफ लॉ, लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। इसमें हम देखेंगे कि जो लॉ के सोर्सेज हैं वो किस तरह इंटरनेशनल लॉ से रिलेट करते हैं। सबसे ऊपर हमारे पास सोर्सेज ऑफ लॉ है, यानी कि लॉ के सोर्सेज हमारे पास दो हैं, फॉर्मल है और मटीरियल सोर्सेज हैं। फर्दर मटीरियल सोर्सेज हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड है, एक लीगल सोर्स है और दूसरा हिस्टोरिकल सोर्स है। लीगल सोर्सेज फर्दर डिवीजन में है, जिसमें हमारे पास नेशनल सोर्सेज आ जाते हैं और इंटरनेशनल सोर्सेज आ जाते हैं। अभी जो हमने इस वीडियो में कवर करने हैं वो इंटरनेशनल सोर्सेज कवर करने हैं। जब हम म्युनिसिपल लॉ या लोकल लॉ के सोर्सेज की बात करेंगे तो तब हम नेशनल सोर्सेज की तरफ आ जाएंगे। अभी जो हमारा मेन सब्जेक्ट मैटर है वो है इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज, जिसमें सबसे पहले एक कस्टमरी है, उसके बाद जनरल प्रिंसिपल्स है, उसके बाद जुडिशियल डिसीजंस है, फिर ट्रीटीज़ है, फिर राइटिंग्स है और फिर अदर सोर्सेज है। तो अभी हमने मेनली इनसे डील करना है। उसके बाद हमारे पास चौथी हेडिंग है जो कि है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट यूरिस्ट, यानी कि इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज
मुख्तलिफ जूरिस्ट के मुताबिक मुख्तलिफ जूरिस्ट इस पे क्या राय रखते हैं। अभी हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि वेरियस जूरिस्ट जो हैं इंटरनेशनल लॉ के बारे में वेरियस ओपिनियंस रखते हैं। तो अब हम कुछ जूरिस्ट हैं उनकी ओपिनियन देख लेते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के क्या सोर्सेज हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास लॉरेंस है। लॉरेंस कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ का एक ही सोर्स है और वो सोर्स है द कॉन्सेंट ऑफ नेशंस। यानी कि लॉरेंस का मानना ये था कि जिस चीज़ पे जो स्टेट्स हैं अपनी कॉन्सेंट दे देगी तो वो इंटरनेशनल लॉ का सोर्स होगा। यानी कि इनके लिए एक ही चीज़ है, वो है कॉन्सेंट ऑफ नेशंस। यानी कि स्टेट्स की कॉन्सेंट मैटर करती है और उसी की बेस पे इंटरनेशनल लॉ वजूद रखता है। उनका ये मानना था कि इंटरनेशनल लॉ सिर्फ इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि जो स्टेट है उन्होंने एग्री किया हुआ है कि वो कुछ रूल्स को फॉलो करेंगी। यानी स्टेट ने एग्री किया है, स्टेट ने कंसेंट दी है, तभी इंटरनेशनल लॉ जो है वो एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमारे पास दूसरे स्कॉलर हैं जो कि है ओपनहीम। ओपनहीम कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के 2 एक्सक्लूसिव सोर्सेज़ हैं, जिसमें पहला ट्रेटीज़ है और दूसरा कस्टम्स है। और उनका मानना ये था कि इंटरनेशनल लॉ सिर्फ इन्हीं 2 मेन सोर्सेज़ पे बेस करता है। इन्हीं की बेसिस पे इंटरनेशनल लॉ डेवलप होता है और इन्हीं की बेसिस पे इंटरनेशनल लॉ आगे आता है। ओपनहेम इन 2 सोर्सेज़ को प्राइमरी फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल लीगल रूल्स कंसीडर करते थे। उसके बाद हमारे पास अगले जूरिस्ट हैं जो कि है वेस्टलेक। वेस्टलेक कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के 2 मेन सोर्सेज़ हैं, एक कस्टम और दूसरा रीज़न। उनका ये मानना था कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसकी डेवलपमेंट बेस करती है स्टेट की प्रैक्टिसेस पे और ऐसे प्रिंसिपल्स पे जो रीज़न और जस्टिस पे बेस करते हैं। यानी कि स्टेट की प्रैक्टिस से मुराद कस्टम हो गया, एक ऐसी प्रैक्टिस जो कि स्टेट एक लंबे अरसे से फॉलो करती आ रही हैं, और ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि रीज़न पे बेस करते हैं, जो कि फेयर हैं और जो कि जस्टिस पे बेस करते हैं। ये 2 चीज़ों पे आपका इंटरनेशनल लॉ बेस करता है वेस्टलेक के मुताबिक, और इन्हीं की बेस पे इंटरनेशनल लॉ जो है वो डेवलप होता है और ग्रूम करता है। उसके बाद हमारे पास कुछ सोर्सेज़ हैं इंटरनेशनल लॉ के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मुताबिक। अगर हम स्टैच्यू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देखें, ये एक पूरा आपका इंस्ट्रूमेंट है, एक पूरा डॉक्यूमेंट है, जिसके आर्टिकल 38 में आपको 2 सोर्सेज़ देखने को मिलेंगे। एक प्राइमरी सोर्सेज़ उसमें होंगे और दूसरा सब्सिडियरी सोर्सेज़ यानी कि सेकेंडरी सोर्सेज़ होंगे। प्राइमरी सोर्सेज़ में हमारे पास 3 सोर्सेज़ आते हैं। एक आते हैं हमारे पास इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो कि ट्रीटीज़ भी होते हैं, इंटरनेशनल कस्टम्स, फिर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। और सेकेंडरी सोर्सेज़ या सब्सिडियरी सोर्सेज़ में हमारे पास 2 सोर्सेज़ आते हैं। एक हमारे पास जुडिशियल डिसीजंस आते हैं और दूसरे नंबर पे हमारे पास टीचिंग ऑफ हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट्स आते हैं। यानी कि ये 2 सोर्सेज़ आते हैं हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज़ में। और मेनली जो डिवीज़न है वो किसकी है, प्राइमरी और सेकेंडरी की। और प्राइमरी में फ़र्दर डिवीज़न जो है वो 3 है और सेकेंडरी में फ़र्दर डिवीज़न 2 है। उसके बाद हमारे पास सोर्सेज़ ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। यानी कि अब इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज़ कौन से हैं? अब हम इन्हीं सोर्सेज़ को पढ़ेंगे जो नीचे 5 सोर्सेज़ दिए हुए हैं। ये 5 सोर्सेज़ को अभी हम पढ़ेंगे। पहला सोर्स है जो हमारे पास वो है इंटरनेशनल कन्वेंशन यानी ट्रीटीज़। इंटरनेशनल कन्वेंशंस जैसे कि ट्रीटीज़, चार्टर्स, डिक्लेरेशन, कवेनेंट्स और प्रोटोकॉल्स, ये तमाम जो हैं इंटरनेशनल लॉ में प्राइमरी सोर्स कंसीडर किए जाते हैं। और ये जो एग्रीमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये बायलैटरल भी हो सकते हैं, रीजनल लेवल पे भी हो सकते हैं और मल्टीलैटरल भी हो सकते हैं। अगर कोई एग्रीमेंट 2 स्टेट्स के दरमियान है तो वो बायलैटरल। अगर कोई रीजनल लेवल पे एग्रीमेंट है यानी कोई रीजन है जैसे कि एशिया है, उसके कुछ स्टेट्स मिलके एग्रीमेंट कर लेते हैं तो वो रीजनल एग्रीमेंट होगा। अगर किसी एग्रीमेंट में 3 या 3 से ज़्यादा पार्टीज़ आ जाती हैं तो वो आपका मल्टीलैटरल एग्रीमेंट होगा। अच्छा, अब ये जो एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज़ होते हैं ये लॉन्ग टर्म नेगोशिएशन का नतीजा होते हैं। यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स किसी मामले पे प्रॉपर तरीके से बातचीत करती है, उस मैटर में पार्टिसिपेट करती है, पार्टिसिपेट के बाद एक कंक्लूजन पे आती है, एक ऐसे कंक्लूजन पे जिस पे दोनों स्टेट्स जो हैं एग्री करती हैं और दोनों स्टेट उस चीज़ पे अपनी कॉन्सेंट दे देती हैं, तब ये एग्रीमेंट फॉर्म होते हैं। जब एग्रीमेंट आपका बन गया, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई, फिर जो स्टेट्स होते हैं उस पे अपने साइन करते हैं
और उस एग्रीमेंट को फिर रेक्टिफाई करते हैं। रेक्टिफिकेशन के बाद आपका एग्रीमेंट क्या हो जाता है, बाइंडिंग हो जाता है। सिग्नेचर और रेक्टिफिकेशन में क्या फ़र्क होता है, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास ये नीचे लिखा हुआ है कि सिग्नेचर और रेक्टिफिकेशन में क्या फ़र्क है। ब्रीफ सा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि जो आपके सिग्नेचर होते हैं वो इस चीज़ की निशानी होती है कि जो स्टेट है वो एग्रीमेंट के जो फर्दर प्रोसीजर होगा उसका हिस्सा बनेगा। सिग्नेचर की मदद से एक स्टेट क्वालिफाई कर जाता है रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस के लिए, और रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में ही एक्सेप्टेंस होगी और अप्रूवल होगी। रेटिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, एक स्टेट अपनी कंसेंट देता है। जब स्टेट कंसेंट दे देता है उसके बाद वो स्टेट बाउंड हो जाता है। बाउंड होने के बाद वो स्टेट उस ट्रीटी को फॉलो करेगा, उस ट्रीटी के जो रूल्स हैं उनको बाइंडिंग कंसीडर करेगा, और अगर कोई वायलेशन करेगा हो सकता है उस पे कोई दूसरा स्टेट एक्शन भी ले ले। उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स की, इन डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें हमारे पास सबसे पहले सीडा है जो कि वुमेन राइट्स की बात करता है, और उसके बाद हमारे पास सीआरसी है जो कि चाइल्ड राइट्स की बात करता है, और उसके बाद हमारे पास वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ है, और लास्ट में हमारे पास यूडीएचआर है जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करता है, और ये एक नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है। ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं और इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे आ जाते हैं इंटरनेशनल कस्टम। इंटरनेशनल कस्टम हमारे पास ओल्डेस्ट और ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। ये दो चीज़ों पे बेस करता है, एक हमारी जनरल एंड कंसिस्टेंट स्टेट प्रैक्टिस, यानी कि एक ऐसी प्रैक्टिस जो कि स्टेट लंबे अरसे से फॉलो करती आ रही है, और दूसरा ओपिनियो जूरिस, यानी कि एक ऐसी प्रैक्टिस जो कि स्टेट समझती है कि उसको फॉलो करनी चाहिए, या एक ऐसा एक्ट जो कि स्टेट समझता है कि वो एक्ट उस पे लीगली बाइंडिंग है, उस पे ये लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो एक्ट परफॉर्म करे। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ जो है वो बाइंडिंग होता है तमाम स्टेट्स पे, उन स्टेट्स को छोड़ के जो कि परसिस्टेंट ऑब्जेक्टर्स बन जाते हैं। यानी कि तमाम स्टेट्स पे तो बाइंडिंग होगा, मगर जो परसिस्टेंट ऑब्जेक्टर्स होते हैं उन पे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बाइंडिंग नहीं होगा। परसिस्टेंट ऑब्जेक्टर्स कौन होते हैं? ये ऐसे स्टेट्स होते हैं जो किसी रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ को शुरू से ही अपोज करते आ रहे हों। जब वो शुरू से ही किसी इंटरनेशनल लॉ को अपोज करते आ रहे हैं, तो वो जो स्टेट है उस चीज़ का पाबंद नहीं रहता कि वो उस इंटरनेशनल रूल को फॉलो करे। याद रहे कि परसिस्टेंट ऑब्जेक्टर होने की कुछ शर्तें हैं। अगर कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे डॉक्ट्रिन या रूल फॉर्म हो रहा है, तो जो स्टेट परसिस्टेंट ऑब्जेक्टर बनना चाहता है, वो स्टेट उस रूल को, उस डॉक्ट्राइन को शुरू से ही अपोज करेगा, और जो उसकी ऑपोजिशन होगी वो क्लियर होगी और कंटिन्यूअस होगी। उसके बाद ही वो स्टेट परसिस्टेंट ऑब्जेक्टर बन सकता है और अपने आप को उस रूल या डॉक्ट्राइन से बाहर रख सकता है। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 38(1)(b है स्टैच्यू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, जो कि रिकॉग्नाइज करता है कस्टम को एक ऐसे एविडेंस के तौर पे जो कि जनरल प्रैक्टिस का एविडेंस है, और ये लॉ की तरह से एक्सेप्ट भी किया जाता है। उसके बाद हमारे पास तीसरी हेडिंग है जो कि है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, यानी कि दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि कॉमन हैं वो आपके आते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ में। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऐसे फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स हैं जो कि कॉमन होते हैं दुनिया के तमाम मेजर लीगल सिस्टम्स में, और ये जो लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं इनको कोर्ट्स जो है वो अप्लाई करती है जहाँ पे कोई भी ट्रीटी या कस्टमरी रूल मौजूद नहीं होता। इन प्रिंसिपल्स की कुछ मिसालें हैं, जैसे गुड फेथ के प्रिंसिपल्स हो गए, जस्टिस के प्रिंसिपल्स हो गए, एक्विटी के प्रिंसिपल्स हो गए। यहाँ पे हमारे पास एक केस लॉ लिखा हुआ है जिसमें क्या था कि स्लेवरी को बैन कर दिया गया था, प्रोहिबिट कर दिया गया था इस बुनियाद पे कि वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट है। सिर्फ इस बुनियाद पे यूनाइटेड स्टेट्स की कोर्ट ने स्लेवरी को प्रोहिबिट कर दिया था। उसके बाद हमारे पास चौथी हेडिंग है, चौथा सोर्स है जो कि है जुडिशल डिसीजंस। जुडिशल डिसीजंस को एक सेकेंडरी सोर्स भी कंसिडर किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है सब्सिडरी मींस।
ये जो जुडिशियल डिसीजंस हैं ये मदद देते हैं फैसला करने में कि रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है क्या। ऑल्दो ये खुद तो लॉ क्रिएट नहीं करते, मगर ये इंटरप्रिटेशन में हेल्पफुल साबित होते हैं, लीगल प्रिंसिपल्स को क्लेरिफाई करते हैं। और अगर लॉ में कोई भी खामी होती है, उस खामी को भी ये जुडिशियल डिसीजंस ही कवर करते हैं। यानी कि जुडिशियल डिसीजन 3 काम कर रहे हैं। नंबर 1, लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं, कानून की तशरीह कर रहे हैं। दूसरा, लॉ को क्लेरिफाई कर रहे हैं, कानून को वाज़िया कर रहे हैं। कहीं पे अगर वेगनेस है, कहीं पे अगर मुबहिम कोई बात है, कोई धुंधलापन है, तो ये जुडिशियल डिसीजंस ही है वो बात को क्लियर करते हैं। और अगर कानून में कोई भी खामी होती है, तो ये जुडिशियल डिसीजंस ही है जो उस खामी को ख़त्म करते हैं। यानी कि ये 3 काम थे जो कि जुडिशियल डिसीजंस कर रहे थे। अब जुडिशियल डिसीजंस में कौन से फ़ैसले आते हैं? इसमें आपके फ़ैसले आ जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के और नेशनल सुपीरियर कोर्ट्स के। नेशनल सुपीरियर कोर्ट्स में आपके पास आ जाती हैं स्टेट्स की जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो। जैसे पाकिस्तान एक स्टेट है, उसमें जो सुपीरियर कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इन कोर्ट्स के फ़ैसले भी इंटरनेशनल लॉ का एक सोर्स हैं। उसके बाद हमारे पास अगली हेडिंग है जो कि है टीचिंग ऑफ हाईली क्वालिफाइड स्कॉलर्स। यानी कि जो राइटिंग्स है, जो ओपिनियंस है हाईली क्वालिफाइड स्कॉलर्स की, उनको भी इंटरनेशनल लॉ का सोर्स कंसीडर किया जाता है। और ये एक सब्सिडरी मीन है इंटरनेशनल लॉ को डिटरमिन करने का। जिस तरह आपका जुडिशियल डिसीजन एक सब्सिडरी यानी सेकेंडरी मीन था, इसी तरह टीचिंग ऑफ हाईली क्वालिफाइड स्कॉलर भी एक सेकेंडरी मीन है इंटरनेशनल लॉ को एस्टैब्लिश करने का, इंटरनेशनल लॉ को डिटरमिन करने का, इंटरनेशनल लॉ को समझने का। अब ये स्कॉलर्स करते क्या हैं? ये स्कॉलर्स क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं इंटरनेशनल लॉ को, इंटरप्रेट करते हैं इंटरनेशनल लॉ को। मज़ीद ये कि जो भी इंटरनेशनल लॉ में डेवलपमेंट हो रही होती है उसको ये एनालाइज़ करते हैं। और जो इनकी राइटिंग्स होती है वो इन्फ्लुएंस करती हैं इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट को, और उनकी बेस पे नए लीगल प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। अगरचे जो राइटिंग्स है, ये जो जूरिस्ट करते हैं, ये जो स्कॉलर्स करते हैं, ये बाइंडिंग तो नहीं होती, मगर ये मदद देती है अदालतों को और जजेस को उनके फ़ैसलों में। जजेस और अदालतें इन राइटिंग्स को एज अ गाइडेंस के तौर पे यूज़ करती हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ अदर सोर्सेज हैं जो कि स्टैचू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं दिए हुए, मगर ये सोर्सेज भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ की फॉर्मेशन में एक अहम रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला सोर्स है लॉ मेड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि ऐसे लॉज जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फॉर्म करती हैं। जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूटीओ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है यानी कि आईएमएफ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूएचओ। ये जो हैं ये बॉडीज़ जो हैं ये भी कंट्रीब्यूट करती हैं लॉ मेकिंग में। किस तरह कंट्रीब्यूट करती है? मुख्तलिफ रेगुलेशंस बनाती है, रेजोल्यूशंस पास करती है और कुछ इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस सेट करती है। इस तरह ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इंटरनेशनल लॉ में कंट्रीब्यूट करती हैं। और ऐसे लॉज जो कि बाइंडिंग फोर्स नहीं रखते, उनको सॉफ्ट लॉ भी बोला जाता है। उसके बाद दूसरा हमारा सोर्स है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यानी कि ऐसी डॉक्यूमेंटेशंस जो कि यूनाइटेड नेशंस की सब्सिडरी बॉडीज़ की तरह से की जाती है, वो भी इंटरनेशनल लॉ का एक सोर्स कंसिडर होता है। जो यूनाइटेड नेशंस की वेरियस बॉडीज़ है वो भी एक बड़ी तादाद में डॉक्यूमेंटेशंस को प्रोड्यूस करती है, यानी वो भी एक बड़ी तादाद में डॉक्यूमेंटेशंस जो है वो छापती है, जिसमें मुख्तलिफ रिपोर्ट्स होती हैं, रेजोल्यूशंस होती है और मुख्तलिफ स्टडीज़ पे उन्होंने काम किया होता है। अब ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये जो रेजोल्यूशंस है, ये जो स्टडीज़ है, ये एज़ अ एविडेंस काम करती है कि आजकल के दौर में स्टेट की क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं। और मज़ीद ये कि ये इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करती है, और यही रिपोर्ट्स जो हैं ये लॉ को क्लेरिफाई करती हैं, कानून को वाज़िया करती हैं। अब इन रिपोर्ट्स में हमारे पास यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स आ जाती हैं, इंटरनेशनल लॉ कमीशन के ड्राफ्ट्स आ जाते हैं और ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स आ जाती हैं। ये तमाम रिपोर्ट्स जो हैं ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस में
आ जाते हैं और ये भी इंटरनेशनल लॉ का एक सोर्स है। लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसको मल्टीपल सोर्सेज से ड्राइव किया गया है, जिसमें हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज भी हैं और सब्सिडियरी सोर्सेज भी हैं, और जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर द आर्टिकल 38 ऑफ द आईसीजे स्टैच्यू। जो आपके ट्रेडिस और कस्टम्स हैं वो प्राइमरी बाइंडिंग सोर्सेज है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं वो भी एक प्राइमरी सोर्स है। उसके बाद जुडिशल डिसीजन और स्कॉलरी राइटिंग्स जो हैं वो सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं इंटरनेशनल लॉ में। उसके बाद मॉडर्न डेवलपमेंट के साथ कुछ और सोर्सेज भी हमारे पास है, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है और यूनाइटेड नेशंस की डॉक्यूमेंटेशंस है। ये दो ऐसे सोर्सेज हैं, ये भी इंटरनेशनल लॉ को एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी कि बढ़ाते चले जा रहे हैं और इंटरनेशनल लॉ को शेप कर रहे हैं। ये दो भी इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो में कोई भी इशू आ रहा हो तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।